जिस वक्त नरेंद्र मोदी ग्लोबल पॉलिटिक्स में धमाके करते जा रहे हैं, जिस वक्त भारत के सामने चीन बिछा जा रहा है, जिस वक्त रूस भारत से दोस्ती और गहरी करने के लिए तमाम प्रयास कर रहा है, ये सब देखकर जिस वक्त ट्रंप के तेवर ढीले पड़ते जा रहे हैं, उसी वक्त भारत के पड़ोस में जबरदस्त आग लग गई। नेपाल सुलग रहा है बॉस, लेकिन ये सुलग रहा है या सुलगाया गया है, ये बड़ा सवाल। क्योंकि हमने श्रीलंका का मॉडल देखा है, वहां श्रीलंका में कैसे आग लगी थी। हमने बांग्लादेश का हाल देखा है, वहां किस तरह का हाल हुआ था। और कुछ इसी तरह से अब नेपाल में भी हो रहा। आप तस्वीरें देखिए बॉस, भयानक तस्वीरें। वहां पर भयंकर बवाल हो गया। एक और पड़ोसी देश भारत का, जहां पर इस तरह से बवाल हुआ। सरकार के खिलाफ जबरदस्त प्रोटेस्ट हो रहा है। अचानक हजारों प्रदर्शनकारी सड़क पर उतर गए। ऐसा लग रहा है कि नेपाल की सड़कों पर कोई युद्ध शुरू हो गया। लोग संसद के अंदर घुस गए भाई। प्रदर्शन, हंगामा, बवाल, नारेबाजी, तोड़फोड़ के बीच गोलियां चल गई। कम से कम 19 लोग मारे जा चुके हैं। नेपाल में आग कब बुझेगी ये किसी को नहीं पता, और ना ही ये पता है कि अचानक इस बवाल के पीछे किसका हाथ है। क्या कोई बड़ी साजिश रच रहा है? क्योंकि इसी तरह से बांग्लादेश में हुआ, इसी तरह से श्रीलंका में हुआ। क्या नेपाल में भी बांग्लादेश जैसा तख्ता पलट होने वाला है? क्यों भारत के पड़ोस में ही ये सब हो रहा है? क्या भारत को भी निशाना बनाया जा सकता है? एक एक करके भारत के सारे पड़ोसी देशों में आग कौन लगा रहा है? क्या आगे भारत के खिलाफ किसी साजिश की प्लानिंग है? ये सारे सवाल नेपाल में लगी आग से सुलग रहे हैं। क्योंकि जैसे ही भारत के पड़ोस में कोई आंदोलन होने लगता है, हमारे यहाँ कई ऐसे नेता हैं जिनके मन में लड्डू फूटता है कि अरे फलाना चीज तो यहां भी होगी, यहां भी पब्लिक जो है वो सड़क पर लेकर खींच कर ले आएगी और न्याय कर देगी वगैरह वगैरह। ये लोग आए दिन माहौल बनाने में लगे रहते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार अब गई तब गई। इंडी गठबंधन का इकोसिस्टम तो डेट और टाइम बता देता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार कब गिर जाएगी। कभी 3 महीने, कभी 6 महीने, कभी 9 महीने, कभी 9 दिन। जब भी बांग्लादेश और नेपाल जैसे देशों में बवाल होता है, इंडी गठबंधन का इकोसिस्टम एक्टिव हो जाता है। इन्हें लगता है कि जो टूल किट बांग्लादेश में चली, श्रीलंका में चली, नेपाल में चली, वही टूल किट भारत में भी चल जाएगी। नेपाल में जो हो रहा है वो भारत के लिए कितना बड़ा चैलेंज है। नेपाल में जो बवाल हो रहा है उसकी असली वजह क्या है? क्या चीन और अमेरिका की लड़ाई में नेपाल जल गया है? क्या भारत तक इसका इंपैक्ट हो सकता है? नरेंद्र मोदी के लिए ये चैलेंज क्यों है? ये सब आपको बताऊंगा। आपको बांग्लादेश की तस्वीरें याद होंगी, श्रीलंका की तस्वीरें भी याद होंगी। क्या नेपाल भी उसी रास्ते पर जा रहा है? यह सवाल इसलिए क्योंकि आज अचानक नेपाल की सड़कों पर कुछ ऐसा हुआ जैसे लगा कि वहां पर युद्ध शुरू हो गया। सबसे पहले यह देखिए कि कैसे नेपाल की राजधानी काठमांडू में प्रदर्शनकारी संसद के बाहर जुट गए। सेम पैटर्न, श्रीलंका, बांग्लादेश और यहां भी संसद के बाहर इन लोगों ने संसद का घेराव कर लिया। प्रदर्शनकारी वहां सेना के ट्रक पर चढ़कर बैनर लहराने लगे। बैनर पर लिखा था यूथ अगेंस्ट करप्शन। नेपाल की संसद को घेरने के बाद प्रदर्शनकारी संसद के अंदर घुसने लगे। इस वजह से वहां सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच भयंकर झड़प हो गई। आप तस्वीर देखिए, रेलिंग वेलिंग सब तोड़ दिए भाई लोग, और वहां पे पूरा एकदम अफरा तफरी मच गई। देखिए कैसे हो रहा है। कई प्रदर्शनकारी बिल्डिंग के अंदर घुस भी गए, तोड़फोड़ भी मचा दी। इन लोगों को रोकने के लिए जब पुलिस ने बल प्रयोग किया तो पुलिस पर पत्थर चलाने लगे ये लोग। एक और तस्वीर देखिए, नेपाल की संसद के गेट की रेलिंग को कैसे तोड़ दिया गया, उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। एंट्री गेट पर आग तक लगा दी गई। नेपाल की संसद के परिसर की तस्वीरें आपको दिखाता हूं, जहां प्रदर्शनकारी अंदर घुस गए। ये देखिए कैसे तोड़ ताड़ के अंदर घुस गए और पूरी तोड़फोड़ मचा दी। ये संसद के अंदर का हाल आपको दिखा रहा हूं। जब हालात बेकाबू हो गए तो नेपाल की पुलिस और सेना ने प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग शुरू की। दावा है कि प्रदर्शनकारियों पर रबड़ बुलेट से फायर किया गया। दावा यह भी है कि यहीं से प्रदर्शन और हिंसक हो गया और इस फायरिंग में कई लोग मारे गए। कम से कम 19 लोगों के मारे जाने की खबर है। प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे गए। इस प्रदर्शन में करीब 350 लोग घायल हुए हैं। नेपाल की संसद के बाहर खड़ी सेना की गाड़ियों को भी टारगेट किया गया। यह सब बवाल तब हुआ जब काठमांडू में संसद के आसपास का जो एरिया है वहां ऑलरेडी कर्फ्यू लगाया हुआ था। तब जाकर यह तमाशा और बवाल हुआ। नेपाल में उग्र प्रदर्शन की कुछ और तस्वीरें देखिए। सोशल मीडिया बैन के खिलाफ नेपाल के कोने कोने से युवा काठमांडू में जुट गए। हजारों की भीड़ संसद की तरफ मार्च करने लगी। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए सुरक्षा बलों ने बैरिकेडिंग की थी। ये तस्वीर देखिए भाई, लोग पूरा गिरा दिए भाई बैरिकेडिंग, गुस्से में भर गए। लड़के थे, लड़कियां थी, सब बेकाबू हो गए। बैरिकेडिंग तोड़ दी, सुरक्षा बलों पर हमला कर दिया। प्रदर्शनकारी इतनी ज्यादा संख्या में थे
कि सुरक्षा बल भी इनके आगे सरेंडर करते दिखे। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया, पानी की बौछार मारी गई, लेकिन प्रदर्शनकारी पीछे नहीं हटे। ऐसा लग रहा था जैसे वो आज बवाल मचाने के मूड से ही आए हुए थे। आज नेपाल में हो रहे इस प्रदर्शन का एरियल शॉट आपको दिखाता हूं। जहां तक आपकी नजर जाएगी भीड़ ही भीड़ नजर आएगी। आप देखिए ड्रोन से ये शॉट है और आप भीड़ को देखते जाइए। नेपाल में ये तस्वीरें बता रही हैं कि ये प्रदर्शन कितने लार्ज स्केल पर हुआ। वहां पे ये देखिए तस्वीर, खचाखच सड़क भरी हुई भाई, ड्रोन उड़ता चला जा रहा है, कैमरे में फोटो लेता जा रहा है और देखिए खाली आपको पब्लिक दिख रही है। इस प्रदर्शन में सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और एक तरफ की सड़क नहीं है, दोनों सड़क छेके हुए हैं लोग। नेपाल में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे वजह क्या है, आपके मन में भी आ रहा हो। वहां के युवाओं का ये गुस्सा इतना इंस्टेंट कैसे बढ़ गया। कई लोग कह रहे हैं कि ये चीन और अमेरिका के बीच का खेल है जिसमें नेपाल सुलझ गया है। कुछ लोग कह रहे हैं भारत को भी चेत जाना चाहिए। श्रीलंका बांग्लादेश के बाद भारत में भी ऐसा ही कोई प्लानिंग तो नहीं कर रहा, कुछ बाहर विदेशी ताकतें वगैरह वगैरह। चीन और अमेरिका का इस बवाल से क्या कनेक्शन निकाला जा रहा है वो आगे बताऊंगा। पहले देख लीजिए कि नेपाल में इस बवाल की वजह बताई क्या जा रही है। कुछ दिन पहले नेपाल सरकार ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब समेत 26 सोशल मीडिया साइट्स को बैन कर दिया। नेपाल सरकार का कहना था कि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नेपाल के कानून का पालन करते हुए खुद को रजिस्टर नहीं करवा रहे, इसलिए एक्शन लिया गया है। नेपाल की मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने सोशल मीडिया कंपनियों को रजिस्टर करने के लिए 7 दिन का वक्त दिया। बुधवार रात को यह डेडलाइन खत्म हो गई तो फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ट्विटर, रेडिट और लिंक्डइन, तमाम जो सोशल मीडिया कंपनियों ने रजिस्ट्रेशन के लिए कोई एप्लीकेशन भी नहीं थी, इसलिए इन पर बैन लगा दिया गया। नेपाल सरकार की दलील है कि अगर नेपाल में काम करना है तो कंपनियों को नेपाल का कानून मानना होगा। नेपाल के लोगों को लग रहा है कि सोशल मीडिया बैन हो जाएगा तो वो दुनिया से कट जाएंगे, जबकि नेपाल की सरकार कह रही है कि देश की स्वायत्तता का सवाल है, हम किसी के आगे झुकेंगे नहीं। लेकिन यह पूछने की बजाय कि भाई ये कंपनियां नेपाल का नियम क्यों नहीं मानेंगी, आप देखिए हजारों लाखों युवा सड़क पर आ गए और आगजनी कर दी, आग जला दी भाई। मरने मारने पर उतारू हो गए कि फेसबुक कैसे बैन कर दिया, इंस्टा कैसे बैन कर दिया, यूट्यूब कैसे बैन कर दिया। 19 लोग मर गए भाई सोशल मीडिया के चक्कर में कि बैन लग गया। सरकार कह रही है कि भाई हम अपने यहाँ का नियम नहीं मनवाए। नेपाल में सोशल मीडिया पर बैन लगने के बाद बवाल हुआ, युवा प्रदर्शनकारी सड़कों पर आ गए। ये लोग खुद को जेन जी बता रहे हैं, जेन जी यानी युवा जेनरेशन। इन प्रदर्शनकारियों ने करप्शन को भी बड़ा मुद्दा बना लिया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि भ्रष्टाचार के आरोपों को दबाने के लिए ही सोशल मीडिया पर बैन लगाया गया ताकि सरकार के खिलाफ कोई कुछ बोल ही ना पाए। इसके अलावा जो लोग सोशल मीडिया के जरिए कमाई करते थे वो भी इस प्रदर्शन में शामिल हैं, क्योंकि उनके आमदनी का जरिया छीन गया है तो वो गुस्से में है। लेकिन आप देखिए कि कितने लार्ज स्केल पे चीजें हो रही हैं। नेपाल में हुए हिंसक प्रदर्शन के बाद तख्ता पलट की भी चर्चा हो रही है। एक थ्योरी ये भी चल रही है कि यह प्रदर्शन ओली सरकार को गिराने के लिए किया गया, क्योंकि जिस तरह श्रीलंका और बांग्लादेश में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के घर को टारगेट किया गया था, वैसा ही नेपाल में संसद भवन को निशाना बनाया गया। प्रदर्शनकारियों के टारगेट पर राष्ट्रपति भवन, उपराष्ट्रपति का घर और प्रधानमंत्री ऑफिस भी हो सकते हैं कहा जा रहा है। इसलिए काठमांडू में कर्फ्यू का दायरा बढ़ा दिया गया है, क्योंकि वहां उनको लग रहा है कि भाई ये बिल्कुल बांग्लादेश और श्रीलंका वाला मामला लग रहा है। नेपाल के प्रदर्शन में युवा मारे गए, इसलिए इस बात की काफी संभावना है कि नेपाल में अब ये आग ठंडी नहीं होने वाली बल्कि और भड़क सकती है। श्रीलंका और बांग्लादेश में तो उग्र भीड़ के आगे वहां के सिस्टम ने सरेंडर कर दिया था। वहां राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को देश छोड़कर भागना पड़ गया था। हिंसक प्रदर्शन के बाद नेपाल में केपी शर्मा ओली के इस्तीफे की मांग तेज हो गई है, लेकिन केपी शर्मा ओली अभी प्रदर्शनकारियों के आगे झुकने को तैयार नहीं दिख रहे। दावा है कि हिंसक प्रदर्शनकारियों को देखते ही गोली मारने का आदेश दे दिया गया। आप देखिए इसको, इस लड़के को देखिए भाई, इसको गोली लगी हुई है कहा जा रहा है। देख रहे हैं पूरा इधर गोली लगी, पट्टी उट्टी हुई है, मुंह में पट्टी लगी हुई है और भाई जो है वहां पे लीड कर रहा है भीड़ को। इतने गुस्से में हैं लोग कहा जा रहा है। नेपाल में जो कुछ हो रहा है उसे अमेरिका और चीन की वर्चस्व की लड़ाई से भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि नेपाल में अभी जो केपी ओली शर्मा हैं उन्हें चीन का करीबी माना जाता है। उन्होंने जिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन किया उससे ज्यादातर अमेरिकी कंपनियां ही प्रभावित हुई हैं, जबकि टिकटॉक, वाइबर, विटके, निम्बस और पोपो जैसी सोशल मीडिया साइट्स पर कोई बैन नहीं लगाया गया। ये सारी चीन की सोशल मीडिया कंपनियां हैं। दावा है कि इन कंपनियों ने नेपाल के कानून के मुताबिक खुद को रजिस्टर करवा लिया था, इसलिए ये बैन से बच गई।
जबकि दूसरी थ्योरी यह है कि क्योंकि केपी शर्मा ओली जो है वो चीन के करीबी हैं, इसलिए उन्होंने नेपाल में अमेरिकी कंपनियों का शटर डाउन कर दिया और इसी वजह से यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम बैन करवा दिया गया, जबकि चाइनीज ऐप्स पर कोई एक्शन नहीं हुआ। इस वजह से ये थ्योरी भी चलने लगी कि कहीं नेपाल में इन प्रदर्शनों के पीछे अमेरिका का हाथ तो नहीं है, क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा बांग्लादेश में भी अमेरिका के डीप स्टेट का हाथ होने की बातें कही जाती रही हैं। चीन की भी नेपाल में बहुत दिलचस्पी है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। नेपाल की सीमा भारत के साथ साथ चीन से भी लगती है। पिछले कुछ सालों में चीन तेजी से नेपाल को अपने पाले में करने में लगा हुआ है। साल 2016 में चीन ने नेपाल को तीसरे देश से व्यापार करने के लिए अपने बंदरगाहों का इस्तेमाल करने की इजाजत दी थी। चीन का मकसद यह था कि नेपाल भारत पर अपनी निर्भरता कम करे। इस समझौते के अगले ही साल यानी 2017 में नेपाल की सरकार ने चीन के साथ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर साइन कर दिया। चीन के इस प्रोजेक्ट पर गरीब और विकासशील देशों को कर्ज जाल में फंसाने का आरोप लगता रहा है। जैसे पाकिस्तान के नहीं साथ किया कि तुम पैसा लो, मेरा चलने दो काम, पाकिस्तान बिक गया। वही नेपाल के साथ हो रहा है, ये कहा जाने लगा। नेपाल ने चीन के अलावा अमेरिका से भी कर्जा लिया हुआ है। अमेरिका के भी कई प्रोजेक्ट्स नेपाल में चल रहे हैं। इसी साल फरवरी में नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली ने नेपाल पर बढ़ते विदेशी कर्ज को लेकर चिंता भी जताई थी। यानी नेपाल को अखाड़ा बना दिया गया है, जहां चीन और अमेरिका की वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। अब नेपाल की सरकार का रुख कोई भी हो, लेकिन नेपाल की जनता यह जानती है कि नेपाल के लिए भारत ही बेस्ट है। नेपाल भारत से सटा हुआ देश है। भारत और नेपाल का रोटी बेटी का नाता है। भारत और नेपाल के बीच गहरे सामाजिक सांस्कृतिक संबंध है। इसलिए नेपाल में कुछ भी उठापटक होती है तो उसका इंपैक्ट भारत पर पड़ेगा ही पड़ेगा। भारत और नेपाल के बीच 1751 किलोमीटर लंबी सीमा है। नेपाल का बॉर्डर यूपी, बिहार, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल से लगता है। अगर नेपाल में अस्थिरता बढ़ेगी, भारत विरोधी ताकतें हावी होंगी, तो भारत में आतंकियों की घुसपैठ, ड्रग्स तस्करी, नकली नोटों की तस्करी का खतरा बढ़ जाएगा। इसलिए नेपाल के हालात सीधे सीधे भारत की सुरक्षा को भी प्रभावित करते हैं। आप बांग्लादेश का उदाहरण याद कीजिए ना बॉस। पिछले साल बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ था, उसका असर अभी तक भारत झेल रहा है। बांग्लादेश में भारत विरोधी ताकतों के हावी होने से वहां पाकिस्तान बांग्लादेश से मेलजोल बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। भारत के लिए तनाव की बात इसलिए भी है क्योंकि नेपाल में यह प्रदर्शन ऐसे वक्त में हो रहे हैं जब नेपाल ने भारत से सीमा विवाद छेड़ा हुआ है। दरअसल हाल ही में भारत और चीन के बीच उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से सीमा व्यापार को फिर से शुरू करने पर सहमति बनी, लेकिन नेपाल ने इस पर यह कहते हुए आपत्ति जताई कि यह तो नेपाल का इलाका है। भारत ने लिपुलेख पर नेपाल के दावे को सिरे से खारिज कर दिया। हालांकि इस मुद्दे पर चीन ने नेपाल का साथ नहीं दिया और इस विवाद से दूरी बना ली। नेपाल के पीएम ने एससीओ समिट के इतर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की और इस मुलाकात में नेपाल ने चीन के राष्ट्रपति से कहा कि अरे बॉस, लिपुलेख नेपाल की जमीन है, आप कैसे उधर डील कर लिए भारत से। लेकिन शी जिनपिंग ने नेपाल के पीएम को ज्यादा भाव ही नहीं दिया। नेपाल के पीएम 5 दिन की यात्रा पर चीन गए थे। वो चीन की विक्ट्री डे परेड में भी शामिल हुए, लेकिन चीन और भारत के रिश्ते अभी जो हैं उसमें नेपाल को कोनी मार दी गई। नेपाल की तरह ही पिछले साल बांग्लादेश में सरकार विरोधी प्रदर्शन हुए थे। प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री के घर में घुस गए थे। तब इंडी गठबंधन के नेताओं ने यही कहा था कि एक दिन भारत में भी ऐसा होगा। भीड़ पीएम आवास में घुस जाएगी, पीएम मोदी को कुर्सी से हटा देगी। अब नेपाल में जो प्रदर्शन हो रहे हैं उसे लेकर भी इंडी गठबंधन के नेता इसी तरह की बातें कहेंगे। जैसे कांग्रेस नेता बीवी श्रीनिवास ने नेपाल का एक वीडियो शेयर करते हुए कहा कि नेपाल के जागरूक युवाओं ने बगावत कर दी। तानाशाही ज्यादा दिनों तक चलती नहीं, चाहे मुल्क कोई भी हो। इशारा देख रहे हैं आप? जहां इस तरह का कुछ होता है, इस देश में कुछ नेताओं की बाँचें खिल जाती कि कहीं भारत में भी ऐसा हो तो हो जाए कुछ कमाल। इंडी गठबंधन के नेताओं का यही हाल है। वो दूसरे देशों की हालत देखकर सपने पालने लगते हैं कि भारत में भी ऐसा हो जाएगा क्या। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी इंडी गठबंधन ने ट्रंप के एजेंडे को पुश किया। ट्रंप ने भारत को डेड इकोनॉमी कहा तो यहां नेता विपक्ष राहुल गांधी ने उनके बयान का समर्थन कर दिया। ट्रंप जिस तरह भारत से भिड़े हुए हैं, इंडी गठबंधन को उसी में जो है अपना आनंद दिख रहा है। हालांकि ट्रंप ने भारत और पीएम मोदी के प्रति अपने रुख को थोड़ा नरम किया है, लेकिन ट्रंप के करीबी अभी भी भारत को टारगेट कर रहे हैं। जैसे ट्रंप के ट्रेड सलाहकार पीटर नेबोरो ने कहा है कि यूक्रेन युद्ध से पहले भारत रूस से ज्यादा तेल नहीं लेता था। यह सब पैसे के लिए हो रहा है, वहां लोग मर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। इसी तरह अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि अगर अमेरिका और यूरोपीय संघ रूसी तेल खरीदने वाले देशों पर और प्रतिबंध लगाते हैं, सेकेंडरी टैरिफ लगाते हैं,
तो रूसी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा जाएगी और राष्ट्रपति पुतिन को बातचीत की मेज पर आना पड़ेगा। इधर ट्रंप के करीबी भारत को टारगेट कर रहे हैं, उधर भारत भी अपने तरीके से अमेरिका को जवाब दे रहा है। जिस ब्रिक्स से ट्रंप बहुत चिढ़ते हैं, आज उस ब्रिक्स की ऑनलाइन बैठक हुई थी, जिसमें रूस की तरफ से पुतिन, चीन की तरफ से शी जिनपिंग और भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल हुए। ट्रंप के टैरिफ वॉर के बीच यह बैठक हुई और इस बैठक में दो देश ऐसे हैं जिस पर सबसे ज्यादा टैरिफ लगा हुआ है, भारत और ब्राजील। इस बैठक में भारत और चीन दोनों ने अमेरिका की टैरिफ वाली मनमानी का तगड़ा जवाब दिया। चीन के राष्ट्रपति ने कहा कि एक देश जो लगातार ट्रेड और टैरिफ वॉर कर रहा है, जिससे ग्लोबल अर्थव्यवस्था और ट्रेड पर असर पड़ रहा है, ब्रिक्स के देशों को मिलकर काम करना होगा। हम जितना करीब होकर असरदार तरीके से काम करेंगे, उतना ज्यादा हम बाहरी खतरों और चैलेंज से निपट पाएंगे। यानी चीन ने खुला ऐलान कर दिया बॉस कि आप क्वाड वर्ड भूलिए, अब ब्रिक्स की बात कीजिए, हम मिलकर काम करेंगे, ट्रंप कुछ नहीं कर पाएगा। ब्रिक्स की बैठक में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर भी थे। उन्होंने भी इशारों में अमेरिका को ठोक दिया और ब्रिक्स देशों की एकजुटता पर जोर दिया।